नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी के सामने एक बार फिर से आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कलाम प्री रीड 3.0। इसमें जो कोटा और उदयपुर वाला पेपर है उसमें जो साइकोलॉजी के 30 प्रश्न पूछे गए थे वो इस वीडियो में हम हल करेंगे। और देखिए, परीक्षा आपकी नज़दीक है, रिवीजन आप कर रहे होंगे। यदि आपके पास समय हो तो इस वीडियो को देखिए, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन, अधिगम की विशेषता से आप सहमत नहीं हैं, जो गलत है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार का परिमार्जन है। ये तो बिल्कुल सही बात है, गेट्स ने कहा भी है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा है अधिगम व्यवहार अर्जन में प्रगति की प्रक्रिया है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन ऐसे ही पड़ा है, देखो कि बिना किसी उद्देश्य के भी अधिगम प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों हुआ, बिना उद्देश्य के तो कुछ भी नहीं संभव है आज के टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा है कि समस्यात्मक परिस्थिति को समग्र में समझा जाता है। किस में समझा जाता है? समग्र में। और तुरंत ही इसका हल, देखो तुरंत इस पे गौर करना आप, यहाँ पे ये देखिए इमीडिएटली तुरंत ही हल स्पष्ट रूप से पूर्व दृष्टि से मन में आ जाता है। यह कथन किसकी विशेषता है? सूझ के द्वारा सीखने की। दूसरा है प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखने की। तीसरा है अनुकरण के द्वारा सीखने की। और चौथा है आपका संबंधीकरण द्वारा सीखने की। तो यहाँ पे देखो, समस्या का हमें अचानक हल मिलना यानी तुरंत ही हल मिलना, और उसे हम समग्र रूप से सीखते हैं, ये तो हमारा सूझ का सिद्धांत होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कोलर वाला सिद्धांत की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 कह रहा है कि अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, यानी हम जब सीख रहे हैं तो उसमें कौन सा ऐसा कारक है जो मतलब इनमें से मैच नहीं है। पहला है सुगमता, दूसरा है विभेदीकरण, तीसरा है विभिन्न क्रियाओं का संगठन, और चौथा है व्यक्ति की आयु। तो देखो क्या पूछा है कि अधिगम में सहायक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है, तो मनोवैज्ञानिक कारक की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यक्ति की आयु। अगला क्वेश्चन संख्या 4, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता से आप सहमत हैं जो कि प्राचीन अनुबंधन की न होकर मुख्य रूप से किसकी है? नैमित्तिक अनुबंधन की है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था, और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत आपके स्किनर की बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे दिमाग में स्किनर का सिद्धांत आता है तो एक ही बात आती है, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। तो देखो पहला ऑप्शन है यह अपने आप में एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया है। दूसरा है इसके अनुसार अधिगम समीपता के आधार पर होता है। तीसरा है इसके अनुसार अधिगम मूल रूप से साचार्य पुनर्बलन पर आधारित होता है। और चौथा है इस सिद्धांत की मान्यता के अनुसार व्यवहार सहज क्रियात्मक होता है। तो इसका देखो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। है क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है किसी दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार बनने की कल्पना करता है। मतलब कोई इंसान मान लो इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं एक दिन क्या बनूंगा? प्रसिद्ध चित्रकार बनूंगा। ऐसा करके मैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का चिंतन कर रहा हूँ? पहला है देखो अपसारी चिंतन, दूसरा है भविष्य लक्ष्य चिंतन, तीसरा हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन, और चौथा है आपका स्वली चिंतन। तो देखो इस प्रकार के जो चिंतन होते हैं वो स्वली चिंतन में आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है और पूछा है कि रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में क्या सही है? पहला है 5 कार्ड श्वेत श्याम और 5 कार्ड आपके रंगीन। दूसरा है 2 कार्ड रंगीन वाले और 8 कार्ड श्वेत श्याम वाले। तीसरा ऑप्शन है कि 3 कार्ड तो आपके रंगीन हैं इसमें और 7 कार्ड श्वेत वाले हैं। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा फैक्चुअल आंसर पड़ा है। अगला देखो क्वेश्चन संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि बहुबुद्धि का भाग है? नहीं है। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत की बात की थी। मल्टी इंटेलिजेंस, ये याद रखिएगा, मल्टी फैक्टर नहीं है, मल्टी इंटेलिजेंस। तो देखो ऑप्शन पहला है कि शारीरिक गति बोधात्मक बुद्धि, यानी बॉडी वाली जो बुद्धि है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, देखो यहाँ थिंकिंग की कोई बात नहीं करती है, ये गलत है। तार्किक गणितीय विश्लेषण यानी लॉजिकल मैथमेटिकल एनालिसिस, ये बात सही है। और चौथा आपका स्थानिक निरूपण, ये बात सही है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन संख्या 8 कह रहा है कि एरिक्सन के द्वारा बताई गई 8 मनोसामाजिक विकास की दशाओं में पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास, दूसरा है पहल बनाम अपराध, तीसरा है श्रमशीलता बनाम न्यूनता, और चौथा है आपका स्वायत्तता बनाम श्रम। तो देखो पहली अवस्था होगी आपकी इसमें विश्वास बनाम अविश्वास। और एक बच्चे की बात करें तो उसमें एक मूलभूत गुण पैदा होता है आशा, याद रखिएगा। ये देखो पहली अवस्था है, पहली 5 इंपॉर्टेंट है। दूसरी अवस्था है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये आपकी दूसरी अवस्था है। तीसरी बात करें तो तीसरी हो जाएगा आपका पहल बनाम अपराध, और चौथी आपकी ये अवस्था है इंडस्ट्री वाली, यानी श्रमशीलता या परिश्रम बनाम हीनता। एक 5वीं याद रखो, देखो पै से 5 और पै से आपका हो जाएगा पहचान, आइडेंटिटी वर्सेस आपका कन्फ्यूजन, रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ये 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 9
कह रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन के अलावा अन्य सभी कथन सत्य हैं। पहला है नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंचना मुश्किल है, कुछ ही लोग इसे प्राप्त करते हैं। यह बात तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है नैतिक विकास समय के साथ अनुमानित निश्चित तरीके से होता है। ये बात भी ठीक है। तीसरा है नैतिक विकास अलग अलग चरणों में होता है। कोहलबर्ग अलग अलग चरणों की बात भी करते हैं। अब 3 ऊपर वाले सही हैं तो गलत तो कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। सामाजिक स्वीकार्य कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित मनुष्य जाति का उच्चतम स्तर है, गलत बात है। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बालक की सामान्य विशेषताओं का ये समूह है विकास की किस अवस्था को इंगित करता है। पहला है देखो विद्यालय पूर्व अवस्था, देखो एग्जाम में आया हुआ एज इट क्वेश्चन है। अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा है आपका खिलौने की आयु यानी टॉय एज। शेष अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था तो बिल्कुल ही इसका आंसर गलत है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि निम्न में से विकास का सिद्धांत कौन सा सही नहीं है। पहला देखो विकास सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, बात ठीक है। अगला है सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहता है। देखो वातावरण का तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सांस्कृतिक संदर्भ से तो वो प्रभावित होगा। यहाँ लिखा है अप्रभावित, ये गलत है, इसका मतलब ये हो जाएगा गलत आंसर। जीवंत पर्यंत चलता है, ठीक बात है। विकास परिवर्तित होता है, ये ठीक है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ तक सार्वभौमिक है, यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आगे वाली बात इन्होंने गलत कर दी। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि 3 पर्वतमालाओं का टास्क जीन पियाजे ने निम्न में से किस अध्ययन के लिए उपयोग में किया। केंद्रण के लिए, संरक्षण के लिए, अहम केंद्रवाद के लिए, और चौथा है आपका रिवर्सिबिलिटी के लिए। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहम केंद्रवाद, खुद के नज़रिए को महत्व देना, कि लोग भी वैसा ही सोच रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि एनसीएफ 2005 मुख्यतः चर्चा करता है। पहला है व्यवस्थागत सुधार को लेकर, दूसरा है विद्यालय और कक्षा के वातावरण को लेकर, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आंकलन की। तो ये तीनों ही बात सही है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 1 और 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रह जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 कह रहा है कि गतिक कौशलों के अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है। भाई लर्निंग डिसेबिलिटी अच्छे से तैयार कर लेना। ये 5-7 बिंदु हैं, वो बार बार आते रहते हैं और सिलेबस में अलग से मेंशन कर रखा है। पहला है डिस्प्रेक्सिया, दूसरा है डिसकैलकुलिया, नहीं होगा, गणना से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया पठन विकार है, डिस्फेजिया भी इसका नहीं होगा। ऑप्शन इसका ए सही आंसर रहेगा। गतिक कौशल यानी मोटर स्किल में कहीं डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपका आ गया डिस्प्रेक्सिया। संख्या 15 कह रहा है कि वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न तरीकों से सूचना प्रसंस्करण करना क्या कहलाता है। तो समस्या समाधान के सीधा ये चरण है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। 16 कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किस पर संबंधित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में एंडरसन ने 7 चरण बताए हैं और तीसरा चरण उपकल्पनाओं का निर्माण। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि उपकल्पनाओं का संबंध कैसे होगा, तो समस्या के कारणों पर आधारित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस धारा में अध्यापक के दायित्व का उल्लेख किया गया है। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन, धारा 24। धारा 21 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एसएमसी का गठन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक जैविक नहीं है। पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है पुरस्कार और चौथा है आपका विश्राम। तो जैविक हैं कौन कौन से वो देख लो, यानी शारीरिक इच्छा को पूरा करते हैं वो जैविक होंगे। तो भूख जैविक है, प्यास जैविक है, विश्राम भी जैविक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ देखो विशेष शिक्षा, दूसरा है एकीकृत शिक्षा, तीसरा है अपवर्जन शिक्षा और चौथा आपका समावेशी शिक्षा। कोई गलत नहीं करेगा इस प्रश्न को, समावेशी शिक्षा हो जाएगा, इंक्लूसिव आपका एजुकेशन। वंश क्रम के बीज कोष की निरंतरता के प्रतिपादक कौन है। देखो बीज कोष, बै से बीज कोष और बै से हो जाएगा आपका बीज मेन। ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असुमेलित वाला चयन करना है। पहला है देखो हिप्पोक्रेट्स, तो इन्होंने सेंगुइन, ये बात बिल्कुल सही है, जो रक्त वाला है इन्होंने ये 4 प्रकार बताए हैं। रक्त है, काला पित्त है, पीला पित्त है, इसके अलावा एक और भी बताया है। तो उसमें जो रक्त वाला है उसको सेंगुइन कहा है, ये बात ठीक है। इसके बाद अगला है क्रेसमर, इन्होंने एस्थेटिक, ये देखो गलत है, एस्थेटिक नहीं है, टी की जगह एन होगा, फिर ये सही हो जाएगा। तीसरा देखो स्प्रेंगर की बात करें तो यहाँ थ्योरेटिकल यानी सिद्धांतिक, ये बात सही है। केनन ग्रंथियों के आधार पर करते हैं तो थायराइड वाला सही है, कहीं समस्या नहीं है। तो यहाँ इस पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है कि व्यक्तित्व या मापन की आत्म प्रतिवेदन तकनीक के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। पहला देखो यह तकनीक उचित रूप से संरचित होती है, बात सही है। दूसरा है इसके अंतर्गत प्रयोज्य अपनी भावनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदन देते हैं, ये बात ठीक है। तीसरा है इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का गुणात्मक विश्लेषण होता है। देखो गुणात्मक विश्लेषण कौन सी विधि में, आत्म प्रतिवेदन तकनीक में, तो ये बात गलत है।
तीसरा चौथा है इसमें अनुक्रिया को उसके मूल रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बौद्धिक रूप से असक्त व्यक्तियों के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। पहला है देखो, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्यतः 70 से कम होती है। दूसरा है ऐसे व्यक्ति अनुकूलित व्यवहार में न्यूनता पाई जाती है। तीसरा है यह असक्ताएं सामान्यतः 18 वर्ष की पश्चात दिखाई देती हैं। और चौथा है ऐसे बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि में न्यूनता पाई जाती है। तो आपको पता लग गया होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसका असत्य वाला कथन रहेगा। ये कह रहा है कि 18 वर्ष के बाद दिखाई देती है, नहीं, बौद्धिक रूप से कमज़ोर है बच्चा तो वो तो पहले भी हो सकता है, 18 वर्ष के बाद हो ये ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होती हैं, एक प्रतिभाशाली बालक में दृष्टिगत होता है अभिप्रेरणा, आत्मसम्मान का उच्च स्तर। दूसरा है सूचना प्रक्रमण की उच्च गति। तीसरा है सामान्यकरण और विभेदन की योग्यता। और चौथा है आपका उपयुक्त है सभी। तो यहाँ उपयुक्त सभी वाला सही आंसर रहे कि व्यक्तिगत विभिन्नता को आधार मानकर अध्ययन करवाने वाले अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या अपेक्षित नहीं है, क्या उम्मीद आप नहीं कर सकते, क्या आशा नहीं कर सकते टीचर से। कक्षा का आकार सीमित रखिए, ये तो एनसीईआरटी भी बात करता है। दूसरा है छात्रों को रुचि के अनुसार गृह कार्य दे, ये बात रुचि वाली तो हमेशा जीवन में बच्चों के लिए सही रहेगी। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे, ये बात सही नहीं है। बच्चों को उनके अभिभावकों से संवाद कराए, ये बात ठीक है। देखो स्वाध्याय के लिए हम नहीं छोड़ सकते, हमें सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना है। और स्वाध्याय में तो बात गलत हो जाएगी, बिगड़ जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसने बुद्धि को संबंधों को देखने और सह संबंधों को उत्पन्न करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया है। तो यहाँ इसका सही उत्तर जो इन्होंने माना है ऑप्शन बी यहाँ सही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से बुद्धि का अवाचिक परीक्षण नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए तो गलत नहीं होनी चाहिए। वाचिक है वाचिक, शाब्दिक है शाब्दिक, सामूहिक, व्यक्तिगत, ये बार बार चीज़ें पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगी। अब देखो आर्मी अल्फा टेस्ट है तो सीधा आंसर पड़ा है, ये आपका शाब्दिक परीक्षण है। यहाँ अवाचिक कुछ है तो ये वाले जो हैं वो आपके अवाचिक रह जाएंगे। अंक प्रदान करने की औपचारिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब देखो अंक देना ये मापन है, संकीर्ण अर्थ में क्या आ जाएगा आपका मापन आ जाएगा। मूल्यांकन तो पूरा आपको रिजल्ट देगा, प्रोडक्ट की बात करेगा। आंकलन, आंकलन का मतलब होता है एक प्रकार से इंप्रूवमेंट की बात करेगा आंकलन। और नैदानिक परीक्षण कमियों की पहचान करना। तो यहाँ औपचारिक अंक प्रदान की बात की है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसका जो बढ़ता हुआ क्रम है उसको सही कौन सा दर्शाता है। तो देखो याद करना यानी मेमोराइज वाली, रिमेंबर वाली बात। दूसरा है समझना, तीसरा है अनुप्रयोग करना और चौथा है आपका विश्लेषण करना। विश्लेषण संश्लेषण ये तो बाद वाली चीज़ें हैं, इसका मतलब ये बात तो ठीक है। इसका मतलब विश्लेषण वाला पहले नहीं आएगा, अनुप्रयोग वाला भी पहले नहीं आता। समझना, समझने से पहले याद करना आ जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है क्रिएटिविटी। पहला है सृजनात्मकता एक उत्पाद है, प्रोडक्ट है, ठीक है। सृजनात्मकता एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये बात ठीक है। सृजनात्मकता एक क्षमता है, ये बात ठीक है। और चौथा है सृजनात्मकता में दृढ़ता पाई जाती है, बात गलत है। जब भी सृजनात्मकता की बात है हमेशा अपसारी चिंतन जुड़ा रहेगा, हमेशा मौलिकता जुड़ी रहेगी, हमेशा लचीलापन जुड़ा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सृजनात्मकता से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर सही रहेगा। ये कलाम प्रेरित 3.0 कोटा और उदयपुर वाला जो पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन थे। आई होप आपके अच्छे क्वेश्चन यहाँ सही हुए होंगे। अब भी आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है कमेंट कर सकते हैं, अन्य आपको किसी भी प्रश्न को लेकर शिकायत है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बाय बाय।